मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने भारत के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया था। कल हम 6 बिंदु भारतीय संविधान की विशेषताओं का पढ़ चुके हैं। अब आगे भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अगला जो हमारा बिंदु है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास से संबंधित होते हैं। व्यक्ति का विकास है उससे जुड़ा हुआ होता है, उससे उसकी प्रगति जुड़ी हुई होती है, उससे उसका डेवलपमेंट जुड़ा होता है। साथ ही ये व्यक्ति के लिए मौलिक भी समझे जाते हैं, यानी वह अधिकार जो व्यक्ति के विकास से संबंधित होते हैं और उन्हें मौलिक समझा जाता है। मौलिक यानी अनिवार्य हो, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति विशेष से संबंध न होकर सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलते हैं। बात आती है कि मौलिक अधिकार है ये नागरिकों को किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं। क्या सरकार ने उन्हें प्रदान किया, क्या व्यक्ति विशेष ने उन्हें प्रदान किया, क्या उसे संविधान ने प्रदान किया। तो ध्यान रखना कि सरकार ने व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए, किसी व्यक्ति विशेष ने प्रदान नहीं किए। ये जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और इसलिए प्रदान किए गए हैं कि उनका विकास है वो निरंतर चलता रहे, किसी प्रकार से भी उन्हें किसी प्रकार की बाधा या समस्या का सामना नहीं करना पड़े। राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं। राज्य हो चाहे केंद्र सरकार हो, वह व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है, जो अनिवार्य उसके अधिकार है, उस पे किसी प्रकार की प्रतिबंध, रुकावट या बाधा नहीं लगा सकता, क्योंकि ये अधिकार राज्य या केंद्र के साथ पास में नहीं है। ये सिर्फ संविधान के पास ही है, न कि और किसी व्यक्ति विशेष या सरकार के पास में। तो ध्यान रखना कि ये व्यक्ति के अधिकार हैं, उन पे राज्य या केंद्र के द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या बाधा नहीं लगाई जा सकती। मौलिक अधिकार है सभी नागरिकों को समान रूप से मिलते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिलके सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ण के हो, धर्म के हो, सबके लिए ये समान है। किसी प्रकार से भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता। एक व्यक्ति को जितने अधिकार मिल रहे हैं उतने ही अन्य व्यक्तियों को मिल रहे हैं। ये नहीं है किसी व्यक्ति को अधिकार कम मिले हैं और किसी व्यक्ति को अधिकार ज्यादा मिल गए। जो अधिकार मिल रहे हैं सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिल रहे हैं। मौलिक अधिकारों के आधार पर भेदभाव नहीं। संविधान द्वारा नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। कैसा भेदभाव, किस प्रकार का भेदभाव? तो ध्यान रखना कि जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, लिंग आदि के आधार पर मौलिक अधिकारों से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी व्यक्ति समान हैं और ये सब जो विभिन्नताएं हैं ये समाज की उपजी हुई विभिन्नताएं हैं, न कि संविधान के द्वारा प्रदान की विभिन्नताएं हैं। तो ध्यान रखना कि इन किसी के आधार पे ही व्यक्ति इसके मौलिक अधिकारों को उनसे वंचित नहीं किया जाता, क्योंकि सभी समान हैं। संविधान में संशोधन होने पे उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये नहीं है कि उनमें हर कभी हम परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर संविधान में संशोधन होता है, परिवर्तन होता है, तो हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन बिना अपनी इच्छा मर्जी के अपन जब चाहें तो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। संविधान में अगर परिवर्तन हो जाता है किसी अनुच्छेद को लेके, किसी विषय को लेके, तो आवश्यकता होती है तो मौलिक अधिकार जो व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं उनमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार से लचीली व्यवस्था है। अब बात आती है कि मौलिक अधिकार का विकास कहाँ हुआ, इनकी प्रेरणा कहाँ हुई, इसकी मांग क्या थी, ये किस प्रकार विकास में आए। क्या प्रारंभ में हमारे पास ये थे या पहले किसी दूसरे देश में इनका विकास हुआ, तो इसकी प्रगति किस प्रकार रही, प्रगति के चरण किस प्रकार रहे, किन लोगों का इनमें सहयोग रहा, कब इनमें कार्य प्रारंभ किया गया, कहां से इनका बेस प्रारंभ हुआ, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इसके विकास की, कि जो मौलिक अधिकार है उनका विकास कहाँ हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना मौलिक अधिकारों का जो सबसे पहले विकास हुआ था वो ब्रिटेन में किया गया था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार का जो जनक है वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन के बारे में आती है कि हमारे देश में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा कहां से मिली, हमें कहां से इसका अनुसरण हुआ, कहां से हमने इसको अपनाया, कहां पे हमने इसके बारे में विचार किया। तो ध्यान रखना जब प्रेरणा की बात आती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहां से इसकी हमें प्रेरणा मिली। इसके साथ ही भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भी इसकी प्रेरणा भारत को मिली है। तो इन दोनों के आधार पे ही संयुक्त राज्य अमेरिका और 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा इसकी प्रेरणा मौलिक अधिकारों की हमें प्राप्त हुई है। बात इसके तीसरे चरण की करते हैं कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई,
कब इसके बारे में विचार किया गया, कब इसके प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया? तो ध्यान रखना 1931 में एक अधिवेशन हुआ था कराची में। उस अधिवेशन में भारत में मौलिक अधिकारों की मांग के बारे में विचार किए गए, अपने आवेदन प्रस्तुत किए गए। वहीं से क्या है कि अपने मौलिक अधिकार की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ हुई। ध्यान रखना कि इसकी जो विकास है सबसे पहले कहां हुआ? ब्रिटेन में हुआ। प्रेरणा कहां से मिली? संयुक्त राज्य अमेरिका और 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और बाद में मांग कहां से हुई? इसकी मांग प्रारंभ कब की गई? तो 1931 के कराची अधिवेशन से इसकी मांग प्रारंभ की गई। बात है प्रारूप। इसकी जो मौलिक अधिकार है, इसकी रूपरेखा, इसका प्रारूप है, इसकी जो प्रक्रिया है, इसको किसने तैयार किया? किसने इसकी निर्णय को, इसके सिद्धांत को, इसके नियमों को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो ध्यान रखना इसके प्रारूप को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके प्रारूप को पूर्ण रूप से तैयार किया, अपना महत्वपूर्ण इसके प्रारूप को बनाने में योगदान दिया। बात आती है समिति। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी नीतियां बनाते हैं, किसी प्रकार की जांच पड़ताल करनी हो, कोई नए नियम बनाने हो, कोई सिद्धांत लागू करना हो, तो उसकी समिति बनती है। समिति इसलिए बनती है कि उसकी हर प्रकार से, हर तरीके से उसका परीक्षण किया जा सके, उसका निरीक्षण किया जा सके, उसकी जांच पड़ताल की जा सके, उसमें किन चीजों की आवश्यकता है उनको जोड़ा जा सके, किन चीजों को उसमें आवश्यकता नहीं है उनको हटाया जा सके। तो उसके लिए एक संगठन यानी समिति का निर्माण होता है। और जो समिति बनाई गई उसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको पता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। यानी ये अपने इरादों से इतने मजबूत थे कि जो इन्होंने इरादा कर लिया उस बात से कभी भी पीछे नहीं हटते थे और अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से मेहनत करते थे। तो इसमें अगर कहा जाए तो ये जो समिति थी उसमें जो अध्यक्ष थे, प्रमुख जो कार्य रहा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा और इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। बात आती है उप समिति की। समितियों के साथ कुछ उस समितियां बनी होती है जो उनके कार्यों में सहयोग करती है, उसकी मदद करती है, उसका निरीक्षण करती है। तो जो उप समिति थी, उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। अब जो उसकी उप समिति थी, इसके जो प्रमुख थे, हेड थे, वो थे जेबी कृपलानी। तो इस प्रकार मौलिक अधिकारों को जो रूपरेखा थी उसको तैयार करने में बहुत सारे संगठनों का, बहुत सारे व्यक्तियों का इसकी प्रेरणा का स्रोत रहा। तो ध्यान रखना इसका विकास, इसकी प्रेरणा, इसकी मांग, प्रारूप, समिति, उप समिति, इसको बनाने में काफी विचार विमर्श किया गया है, काफी इसमें विचार किया गया, संघर्ष किया गया, काफी नियम सिद्धांतों पे चर्चा की गई। उसके बाद में जाके इसको तैयार किया गया। तो अब जो ये समिति बनी थी इसके ऊपर चर्चा की गई थी। इस विषय पर मौलिक अधिकारों को बनाने के लिए, मौलिक अधिकारों का निर्माण करने के लिए काफी चर्चा की गई। ये चर्चा जो चली थी वो 38 दिन तक चली थी। कई बार पूछते हैं कि मौलिक अधिकारों की जो चर्चा हुई थी इसके बारे में जो विचार विश्लेषण किए गए थे वो कितने समय तक चले गए थे? तो ध्यान रखना मौलिक अधिकारों के ऊपर जो चर्चा की गई थी 38 दिन तक चर्चा की गई थी। तो इस 38 दिन की चर्चा को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं, इसका विभाजन कर सकते हैं। 3 चर्चों में अलग अलग संगठनों ने इसके ऊपर चर्चा की, उसके बाद में इसको तैयार किया गया। तो पहली जो चर्चा थी वो 2 दिन तक चली थी। 2 दिन तक जो सलाहकार समिति है, जो अपने राय, अपने विचार विमर्श देती है, उसने 2 दिन तक मौलिक अधिकारों पर विचार विमर्श किया और अपनी सलाह दी। उसके बाद आती है उप समिति की। उप समिति के द्वारा जो चर्चा की गई थी इसमें 11 दिन का समय लिया गया। इस प्रकार सलाहकार समिति ने 2 दिन का समय लिया, उप समिति ने 11 दिन का समय लिया और सबसे अधिक जिसने समय लिया, अपना विचार विमर्श किया, विश्लेषण किया, निरीक्षण की, जांच की, वो थी संविधान सभा। संविधान सभा के द्वारा 25 दिन तक मौलिक अधिकारों पर गहन गठन, संगठन और निर्माण के लिए चर्चा की गई। इस प्रकार इन तीनों को मिला के कुल चर्चा जो की गई मौलिक अधिकारों के ऊपर 38 दिन तक चर्चा की गई थी। मौलिक जो अधिकार है, ये मौलिक अधिकार संविधान में कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में इनको जोड़ा गया, इसका वर्णन भी हमारे संविधान में किया गया है। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि मौलिक अधिकार है ये संविधान के कौन से भाग में है। तो ध्यान रखना कि जो संविधान का भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों को पूर्ण रूप से जोड़ा गया है, उसमें सम्मिलित किया गया है। और क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछते भी हैं, ध्यान रखना कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है। अब कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि मौलिक अधिकार है उनके अनुच्छेद कौन से हैं, उनका क्रम कौन सा है, कितने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद है। तो ध्यान रखना कि जो अनुच्छेद 12 से 35 है उसमें मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है।
ध्यान रखना, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद की बात आती है तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या अधिक थी और वर्तमान समय में क्या है कि मौलिक अधिकारों की संख्या में परिवर्तन कर दिया गया। पहले बात हुई थी कि आवश्यकता के आधार पे इनको जोड़ा भी जा सकता है, इनमें संशोधन भी किया जा सकता है, इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है और आवश्यकता होने पे इनको हटाया भी जा सकता है। तो ध्यान रखना, प्रारंभ में जो मूल अधिकार थे उनकी संख्या थी 7 और बाद में क्या है कि इनकी संख्या घट के 6 रह गई थी। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटाया गया था। तो ध्यान रखना कि संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया है। अब जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया तो अब जो मौलिक अधिकार वर्तमान में बचते हैं वो उनकी संख्या 6 है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि संविधान के प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी मूल संविधान में, तो ये क्वेश्चन अगर बने तो उसमें ध्यान रखना 7 थे और वर्तमान स्थिति का अगर पूछे तो ध्यान रखना कि इसमें 6 मौलिक अधिकार है। कौन से अधिकार को हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अधिकार में से हटा दिया गया। अब क्वेश्चन कई बार ये पूछते हैं कि जो ये मौलिक अधिकार है उसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटाया गया, कौन से सन में हटाया गया, कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिससे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया था। तो ध्यान रखना कि 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटाया गया था। मूल संविधान में 7 थे मौलिक अधिकार, एक को हटा दिया गया। किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। कब हटाया गया? जब अपना 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, संशोधन मतलब होता है परिवर्तन होना, किसी चीज में बदलाव करना। तो जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया तो संपत्ति के अधिकार को उससे हटा दिया गया। तो मौलिक अधिकार कितने बचते हैं? 6 मौलिक अधिकार बचते हैं। अब जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा तो दिया गया, तो फिर उसको कहां जोड़ा गया, कहां उसको सम्मिलित किया गया, कहां उसको अपनाया गया? तो ध्यान रखना कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको बाद में किस अधिकार का दर्जा मिला? कानूनी अधिकार का। पहले मौलिक अधिकार में था और बाद में इसको हटाया गया तो कौन से अधिकार का दर्जा मिला? कानूनी अधिकार है। उसका रूप किसने ले लिया? मौलिक अधिकार का जो संपत्ति का अधिकार है उसने। अब बात आती है कि जब इसको हटा दिया मौलिक अधिकारों में से तो बाद में इसको कानूनी अधिकार बनाया गया, तो बाद में इसको शामिल कहां किया, कहां इसको जोड़ा गया? तो ध्यान रखना कि संविधान का भाग 12 में इसको शामिल किया गया, इसको जोड़ा दिया गया। वहां पूर्ण रूप से इसकी जानकारी मिलती है। अब बात आती है कि जो मौलिक अधिकार है उनका सिर्फ क्या मौलिक अधिकारी नाम है या कोई अन्य नाम भी है? तो ध्यान रखना कई बार मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा नाम से भी जाना जाता है और कई बार क्वेश्चन ये पूछते भी हैं कि मौलिक अधिकारों का अन्य नाम क्या है? तो मैग्ना कार्टा। तो अब इसका छोटा सा विश्लेषण कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार प्रारंभ में क्या थे? 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में क्या हुआ? जैसे जैसे समय आवश्यकता बढ़ती गई मौलिक अधिकारों की संख्या कम कर दी गई। बाद में मौलिक अधिकारों का अस्तित्व रहा, 6 मौलिक अधिकारों का अस्तित्व रहा और बाद में इसको कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था अपना 1978 में, इसके द्वारा इसको हटा दिया गया और हटाने के बाद में कौन सा अधिकार बना? ये कानूनी अधिकार बना और संविधान के कौन से भाग में सम्मिलित किया गया? संविधान के 12वें भाग में इसको सम्मिलित कर लिया गया। अब बात करते हैं अपन मौलिक अधिकारों की कि जो 6 मौलिक अधिकार बचे वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो इसमें क्या है, बच्चों की बहुत सारी समस्याएं सामने आती है। उनको क्रम से ये है मौलिक अधिकार याद नहीं रह पाते या इनका नाम भूल जाते हैं, या फिर क्या होता है कि अनुच्छेद में उनके गड़बड़ हो जाती है, अनुच्छेद उनको याद नहीं रहते। तो एक आसान सी ट्रिक के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों को समझेंगे, के अनुच्छेदों की जानकारी करेंगे ताकि पूर्ण रूप से अपने स्थायी रूप से एकदम अच्छी तरीके से अपने ध्यान में आ जाए, अच्छी तरीके से हमें याद हो जाए। तो इसका जो सूत्र है मौलिक अधिकारों का, उसका जो सूत्र है वो है समस्वय शोध संस्कृति के उपचार है। समस्वय शोध है वो संस्कृति के उपचार है। 2-3 बार आप इसको रीड करोगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। समस्वय शोध संस्कृति के उपचार है। इस सूत्र से ही क्या है अपने 6 मौलिक अधिकार निकलते हैं बाहर जो आसानी से अपन को याद हो जाएंगे। तो इनका विभाजन करते हैं और अलग अलग मौलिक अधिकारों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो मौलिक अधिकार बनता है वो बनता है अपना सम से। सम से जो मौलिक अधिकार बनता है उसका नाम है समानता का अधिकार। सम से कौन सा बना? अपना समानता का अधिकार। अब बात आती है कि समानता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में आता है? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है।
दूसरा जो अपना मौलिक अधिकार बनता है वो बनता है स्वयं से। पहला अधिकार बना सम से, दूसरा बना स्वयं से। स्वयं से बनता है अपना स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है उसका जो अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है, वो स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तीसरा जो अपना मौलिक अधिकार है वो बनता है शोष से, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक शोषण के अधिकार का वर्णन किया गया है। चौथा जो अपना मौलिक अधिकार है वो बनता है धैर्य से, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो चौथा अपना मौलिक अधिकार है और इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक इसका वर्णन अनुच्छेद में किया गया है। पांचवा जो मौलिक अधिकार है वो बनता है संस्कृति से अपना। संस्कृति जो पांचवा जो मौलिक अधिकार बन रहा है उसका नाम है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसमें दो है, इसमें संस्कृति और साथ में शिक्षा का अधिकार। ये जो अनुच्छेद 29 से 30 तक इसका वर्णन किया गया है। छठा और जो अपना अंतिम मौलिक अधिकार है वो बनता है उपचार से। जो अपने सूत्र में उपचारनामा है उससे बनता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 22 से 35 तक किया गया है। इस प्रकार ये 6 मौलिक अधिकार है, अपने सूत्र के माध्यम से अपन आसानी से याद कर सकते हैं। सूत्र क्या था? समस्वय शोध संस्कृति के उपचार है। इससे अपने 6 बने। पहला कौन सा बना? समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये नाम तो अपन को याद रखने ही है, साथ में क्या इनके अनुच्छेदों के बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है। तो ध्यान रखना जो पहला मौलिक अधिकार है अपना, उसके जो अनुच्छेद है 14 से 18 तक उनका वर्णन किया गया है। दूसरा जो अपना मौलिक अधिकार है उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा जो अपना मौलिक अधिकार है उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा अपना जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन किया गया है 25 से 28 तक। पांचवा जो अपना मौलिक अधिकार है उसका वर्णन किया गया है 29 से 30 तक। अंतिम जो अपना मौलिक अधिकार उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 32 से 35। इस प्रकार है 6 उसकी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। मौलिक अधिकारों के बाद में जो अपना अगला पॉइंट आता है वो आता है मूल कर्तव्य का। अब मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य, जैसे मौलिक कर्तव्य संविधान के प्रारंभ में थे, लेकिन मूल कर्तव्य हैं वो संविधान के प्रारंभ में नहीं थे। इनको संविधान में बाद में जोड़ा गया था, बाद में इनको सम्मिलित किया गया था क्योंकि उनकी आवश्यकता महसूस हुई और आवश्यकता के आधार पे इनको बाद में संविधान में जोड़ा गया था। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि मूल कर्तव्य जो है वो संविधान के प्रारंभ में थे क्या, तो ध्यान रखना प्रारंभ में मूल कर्तव्य हैं वो संविधान में नहीं थे। अब आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो मूल कर्तव्य हैं वो कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, कहाँ से उसकी प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो ध्यान रखना इसकी ग्रहण की और जो प्रेरणा की जो प्रक्रिया है वो अपनाई गई है सोवियत संघ रूस से। क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि मूल कर्तव्यों की प्रेरणा भारत को कहां से मिली, तो सोवियत संघ से भारत को मूल कर्तव्यों की प्रेरणा मिली। आगे चर्चा करते हैं कि जो मूल कर्तव्य थे, जैसे मौलिक अधिकार की अपने बात की कि प्रारंभ में थे, बाद में उसमें संख्या कम हो गई, पहले ज्यादा थी। तो इसी प्रकार क्या है मूल कर्तव्य भी ऐसा हुआ कि प्रारंभ में मूल कर्तव्य नहीं थे, संविधान में इसका वर्णन प्रारंभ में नहीं किया गया था। अब बात आती है कि मूल कर्तव्यों की जो बात है वो प्रारंभ कहां से हुई, इसकी प्रक्रिया के बारे में चर्चा कब प्रारंभ हुई, इसको कब निर्माण में लाने जाने के लिए प्रयास किए जाने लगे। तो ध्यान रखना 1975 में 1975 में आपातकाल लगा था अपने। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि 1975 में आपातकाल है वो किसके शासनकाल में लगा था। ध्यान रखना इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1957 में आपातकाल लागू हुआ था। उस आपातकाल जब लागू हुआ उसी दौरान क्या है कि मूल कर्तव्यों के बारे में विचार सामने आए, उसकी आवश्यकता महसूस की गई, उसकी निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और यहीं से इसके गठन के निर्माण की संरचना प्रारंभ हो गई थी। तो 1975 में आपातकाल लगा, किसके शासनकाल में लगा? इंदिरा गांधी के शासन में आपातकाल लगा और यहीं से मूल कर्तव्यों की शुरुआत मानी जा सकती है। बात आती है कि उस समय एक समिति का गठन किया गया था। जब आपातकाल लागू हुआ उस समय एक समिति बनाई गई थी और समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। समिति का नाम क्या था? स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया आपातकाल के संबंध में भी चर्चा करने के लिए और साथ में मूल कर्तव्यों की चर्चा करने के लिए भी इसका प्रारंभ किया गया। तो पहला जो इसका पेश माने तो 97
1975 का आपातकाल मान सकते हैं। और बाद में जो इसके लिए जो समिति गठन की गई, उस समिति का नाम भी अपन को ध्यान में रखना आवश्यक है। समिति का नाम क्या है? स्वर्ण समिति का गठन किया गया। बात ये आती है इस समिति का गठन या प्रारंभ कब किया गया, तो ध्यान रखना कि 26 जनवरी 1976 में इस स्वर्ण समिति की आवश्यकता महसूस की गई, इसके गठन को प्रारंभ किया गया और इसके बारे में चर्चा की गई। बात आती है कि जो इस समिति के स्वर्ण समिति के जो अध्यक्ष थे, इसके लीडर थे, इसके जो नेता थे, प्रमुख कौन थे, तो ध्यान रखना D.K. बेरुआ इस समिति के स्वर्ण समिति के अध्यक्ष थे। आपातकाल के समय यह समिति बनाई गई थी, आपातकाल की समस्याओं को दूर करने के लिए और मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए। अब बात आती है कि जो समिति थी इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, कितने सदस्य इसमें जुड़े हुए थे, जो अपनी सहयोग दे रहे थे, अपनी चर्चाएं दे रहे थे, अपने सिद्धांत नियमों को जानकारी करके अवलोकन करके उस पर चर्चा कर रहे थे। तो ध्यान रखना कुल जो इसमें सदस्य थे 12 सदस्य थे जो इस समिति में सदस्य थे। अब बात आती है आगे कि मूल कर्तव्य हैं ये संविधान के कौन से भाग में जोड़े गए हैं। जैसे अपन ने मौलिक अधिकार की चर्चा की थी, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, तो इसी प्रकार क्या है जो मूल कर्तव्य भी है वो भी संविधान के भाग में ही सम्मिलित किए गए हैं। तो कौन से भाग में सम्मिलित है? भाग 4 के में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। अब आती है कि कौन से अनुच्छेद में ये मूल कर्तव्य हैं वो जोड़े गए हैं और उनका वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का पूर्णतः विवरण मिलता है, इसकी जानकारी मिलती है। अब आती है कि इस कौन सा संशोधन हुआ जिसके द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, क्योंकि प्रारंभ में ये नहीं थे, बाद में इनको अपनाया गया था। तो ध्यान रखना कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि 42वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसके द्वारा भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। अब मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए, उनकी संख्या क्या थी, क्या वो संख्या स्थायी रही या बाद में परिवर्तन कर दिया गया, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो जो संविधान में जो मूल कर्तव्य बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़े गए वो मूल कर्तव्य थे 10 मूल कर्तव्य। 10 मूल कर्तव्यों को प्रारंभ में अपनाया गया था। अब बात आती है उसके आगे की कि बाद में वो मूल कर्तव्य थे उनकी संख्या में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, तो बाद में इनकी संख्या में परिवर्तन कर दिया गया। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था वो 2002 में हुआ था। यह भी ध्यान रखना कि जैसे अपने 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक उसी प्रकार जो 86 संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और इसके द्वारा क्या है कि एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। अब एक मूल कर्तव्य और कौन सा जोड़ा गया, अब इसकी संख्या क्या हो गई, तो ध्यान रखना पहले 10 थी इसकी और बाद में 86 संविधान संशोधन 2002 में हुआ, तो इसके द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। एक इसमें और मूल कर्तव्य बढ़ गया तो इसकी संख्या 11 हो गई। अब 11वां मूल कर्तव्य कौन सा था इसके बारे में चर्चा करते हैं। 11वां जो मूल कर्तव्य है वो शिक्षा का अधिकार है, उसको जोड़ा गया। अब शिक्षा का अधिकार है वो बच्चों से संबंधित है ताकि बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके, पूर्ण रूप से अपने विकास की ओर आगे अग्रसर हो सके, किसी प्रकार से भी उनको पढ़ने लिखने में या सामग्री प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं हो। और बच्चे क्या है किसी भी स्थिति में होते हुए भी पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके, अपना विकास कर सके, अपने जीवन को मजबूत कर सके और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। तो इसके आधार पर क्या शिक्षा का अधिकार है वो जोड़ा गया। और कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो ध्यान रखना 21 के अंतर्गत इस शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। तो ये भी ध्यान में रखने बात है कि कौन से अनुच्छेद के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, तो 21 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया और ये 11वां मूल कर्तव्य अपना बना। अब बात आती है 11वां मूल कर्तव्य है इसको प्रगति में कैसे लाया जाए, इसको और अधिक मजबूत है वो कैसे बनाया जाए, कैसे इस सिद्धांत को लागू किया जाए ताकि बच्चों को शिक्षा मिलती रहे। तो बच्चों को शिक्षा कब मिलेगी, जब क्या है कि अपने पेरेंट्स है या बच्चों के जो संरक्षक है उनकी देखभाल करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करे। तो इसमें साथ में ये बात भी कही गई है कि माता पिता व संरक्षकों का दायित्व है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए। माता पिता यानी उसके गार्जियन, संरक्षक यानी वो बच्चा चाहे अपने किसी भी परिवार के सदस्य के साथ में रहता हो या किसी व्यक्ति के पास में रह रहा हो, तो उसका दायित्व बनता है कि उस बच्चे को शिक्षा दिलाए और उसका विकास करे और उसको अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास करे।
अब बात आती है कि मूल कर्तव्य है वो कानूनी है या नहीं है। मूल कर्तव्य हैं, उनका अस्तित्व है, क्या व्यक्ति की इच्छा पे निर्भर करता है या कानून की इच्छा पे निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, मूल कर्तव्य हैं वो कानूनी नहीं है। इनका जो पालन करना होता है वो व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है, व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। और अपनी इस कर्तव्य प्रेरणा के कारण ही, अपने मूल कर्तव्यों को धर्म मानते हुए ही व्यक्ति इन मूल कर्तव्यों का पालन करता है और अपने जो दायित्व हैं, अपने कर्तव्य हैं, उनका निर्वाह करता है।